हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पे आपको डेली प्रैक्टिस सेट दी जा रही हैं। और आज ये क्या है, टॉप 25 एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस सेट आपके पास है। ठीक है, टॉप 25 एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस सेट सेकंड आपके पास आ गई है। और ये वीडियो स्पेशली फॉर द सीटेट है जिनका एग्जामिनेशन अभी जस्ट होने वाला है। तो सभी सीटेट वाले इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं, कलेक्शन करवाए गए हैं जिससे कि जो आगे एग्जामिनेशन में आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं, तो इन सब की आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन का लेवल पता रहेगा और आपको क्वेश्चन करने के तरीके पता रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए और वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक करिएगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि वीडियो की आपको PDF मिल जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, अपना सपोर्ट शो करना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होना चाहिए। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, आपको इनमें से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाएगा। बताइए, आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य, योगात्मक कार्य या फिर पोर्टफोलियो, क्या होना चाहिए इसमें से राइट ऑप्शन प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने के लिए। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, जिसमें कि बच्चे की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ठीक है, एक फाइल में रिकॉर्ड करके रखा जाता है। स्टार्टिंग से उसने जैसा जैसा गतिविधि की है, कभी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कभी खराब किया है, तो उन सारे को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ये एक फाइल होती है, उसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो फाइल। ठीक है, इसमें बच्चे का पूरी गतिविधि रिकॉर्ड रहती है, तो यही बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेकंड क्या है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये 4 ऑप्शन पढ़िए। क्योंकि ये शिक्षार्थी को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं या फिर प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। क्या ऑप्शन होना चाहिए इसमें से, जल्दी से बताइए क्वेश्चन को पढ़ के। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए। टीवी के माध्यम से या प्रोजेक्टर के माध्यम से कुछ दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं टीचर, तो वो क्या करना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी करेक्ट, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग। ठीक है, क्या हो जाएगा, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं वो, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय क्या रह सके, एक्टिव रह सके, वो देख के भी सीख सके, बोल सुन के भी सीख सके और समझ तो रहेंगे फिर। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड आने से पहले आप लोग ये देख लीजिए कि जीके का जो निचोड़ है वो इस PDF में जीके ब्रह्मास्त्र में आपको दे दिया गया है और जिसकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है। ठीक है, जिसको भी डाउनलोड करना हो वो जल्दी से जाके डाउनलोड कर लेगा। चलिए क्वेश्चन थर्ड आपकी स्क्रीन पे ये है, सीमा प्रत्येक पाठ को तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा विमर्शिक अनुबंधन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है, तो यह किस विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ये क्वेश्चन कल मैंने भी साइकोलॉजी के भी में लिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पता होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का आज रिपीटेशन है। देखिए जल्दी से बताइए, जिसने वीडियो को देखा होगा वो जल्दी से बता लेगा क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी से बताइए आप लोग। और नहीं तो सीटेट एग्जामिनेशन में ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है ना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता। चलिए क्वेश्चन फोर्थ पे आते हैं। क्वेश्चन फोर्थ क्या है, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। कौन सी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं एक के अलावा, जल्दी से बताइए। पहला क्या है समस्या, दूसरा क्या है सहयोगात्मक अधिगम, तीसरा क्या है निर्देशित खोज और चौथा क्या है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। तो इसमें से क्या करेक्ट होना चाहिए, तो इसमें से हो जाएगा व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। किसी भी चीज़ को पर्यावरण में व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना यह पढ़ाने की बहुत अच्छी विधि नहीं मानी गई है। ठीक है ना, कि व्याख्यानों द्वारा ही सब कुछ स्पष्ट कर दें और बाकी कुछ उसको दिखा नहीं रहे हैं, खोज नहीं करा रहे हैं, अधिगम नहीं करा रहे हैं और समस्या का उनके समाधान नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट कर देना ही अधिगम की विधि नहीं मानी गई है। किसमें, पर्यावरण अध्ययन की विधि। ठीक है, नहीं मानी गई है ये। तो इसके अलावा और सारे जो हैं वो पर्यावरण अध्ययन की विधि हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी का प्रयोग करना सहायता करता है, किसमें सहायता करेगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्थानिक एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में क्या करता है, कविता और कहानी कथन प्रयोग करना सहायता करता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। इस फिफ्थ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये तो सबको पता होना चाहिए, जल्दी से बताइए, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया मुख्यतः किस समस्या से संबंधित है? डिसलेक्सिया मुख्यतः किस समस्या से संबंधित है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, यानी कि पढ़ने की समस्या से संबंधित है डिसलेक्सिया, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे व कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम क्या है? जैसे कि आपने भी देखा होगा क्लास में जो मॉनिटर होता है उसको कभी कभी टीचर क्या करते हैं, काम दे के चले जाते हैं कि आप सारे और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका देख लो कि उन्होंने क्या कैसा काम किया है। तो इसका क्या बोलेंगे हम लोग? उच्च नैतिक विकास, समूह में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता या फिर उच्च उपलब्धि व स्वगरिमा? क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन करेक्ट? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, यानी कि उच्च उपलब्धि व स्वगरिमा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। अल बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या है? अल बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। और इसने भारत के इतिहास पर एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम समझ लीजिए, उसका नाम है तारिक ए हिंद, ठीक है। क्या है? तारिक ए हिंद, इसने ये पुस्तक लिखी हुई है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन 9 पे, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधि में शामिल रखती है जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? बताइए इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए? 4 ऑप्शन पढ़िए। पहला है भाषा निर्देशित सीखना, प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना या मनोरंजन द्वारा सीखना। बताइए, काफी फेमस क्वेश्चन है सीजेट का, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही रहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, यानी कि सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखाना चाह रही है वो उसको, ठीक है ना। तभी तो समूह चर्चा, समूह परियोजना में भाग ज्यादा ले रही है, उस पर ज्यादा महत्वपूर्ण दे रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 10 पढ़िए। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा करके खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? जल्दी से बताइए, हमारे देश में यह पौधा कहाँ पे पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि मेघालय में। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है, इसको जल्दी से करिए। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है, यानी कि 3 चीज सेम होंगी और एक चीज कोई डिफरेंस है, उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी करेक्ट, यानी कि कोयला। पैराफिन, मोम, ग्रीस और पेट्रोल ये सब एक ही तरह के चीजें हैं, ठीक है ना। और ये कोयला क्या है? ये तो एकदम भिन्न है, ये तो कार्बन से बना होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 12 पढ़िए इसको। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या क्या प्रश्न पूछता है? क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो ये 4 क्वेश्चन उसने पूछ लिया पढ़ाते समय, ठीक है। वायु हर जगह, ये प्रकरण एक पढ़ा रहा है शिक्षक और उस पर निम्नलिखित प्रश्नों को पूछ रहा है। तो अब इसके ऑप्शंस को देखिए आप लोग, ठीक है। ऑप्शन देख लिया, अब बताइए शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? ये सारे प्रश्न पूछ करके और वायु प्रकरण को समझा करके किस कौशल को विकसित करने का प्रयास कर रहा है? बताइए इन चारों ऑप्शन में से, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल या अवलोकन कौशल या वर्गीकरण कौशल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, यानी कि अवलोकन कौशल, ठीक है। अवलोकन कौशल यानी कि बच्चों को अवलोकन करना सिखा रहा है कि क्या क्या चीज़ है, प्रैक्टिकल के थ्रू सिखा रहे हैं। जितनी भी चीज़ें बच्चों के सामने प्रेजेंट है उन्हीं में से प्रैक्टिस वो करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे हो गया अवलोकन कौशल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 क्या है? एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावित होगी? मतलब कि कक्षा में 4 बच्चे हैं जो औसत से कम है, ठीक है, यानी कि एवरेज से कम है, तो अन्य विद्यार्थियों के समान उन्हें लाना है। लाने में कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय करना। कैसे करना है? मतलब कि उनको आप पहचान लीजिए, जो भी चीज़ में वो कमज़ोर हैं, कमज़ोर क्षेत्र है, जिस भी चीज़ में सीखने में उनको प्रॉब्लम हो रही है उसको पहचानिए। पहचानने के बाद उसके अनुसार जो भी सुधारात्मक उपचार हो सकता है उसको आप फॉलो करिए, ठीक है। सुधारात्मक उपाय को उपलब्ध कराना। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। 13th का ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 14, ठीक है। क्वेश्चन 14 देखिए क्या है।
क्वेश्चन 14 में दिया गया है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। सभी जानवर यानी कि छिपकली, गौरैया, कछुए और सांप, इन सभी में चारों में से 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इन चारों ऑप्शन को देखिए, बताइए 4 जो ऊपर जानवर दिए गए हैं इनमें से कौन सी विशेषता सभी में पाई जाती है। जल्दी से सर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप प्रैक्टिस सेट सारी देख करके एग्जामिनेशन में जाएंगे तो, ठीक है ना। अपने आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। बस सारी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखिए और खुद क्वेश्चन जो नहीं आ रहे उनके आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, वे अंडे देते हैं। छिपकली, गौरैया, कछुए और सांप सभी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। एक चीज़ और फैक्ट समझ लीजिए, अंडे देने वाले जानवरों को क्या कहते हैं, अंडयुज कहते हैं। अंडे देने वाले जानवरों को अंडयुज कहते हैं और बच्चे देने वाले को क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। बच्चे देने वाले क्या कहते हैं, जरायुज, ठीक है ना। क्या कहते हैं, जरायुज, यूज, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 क्या है देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। कहानी और कविताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में, ठीक है। तो इसका उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, जल्दी से क्वेश्चन को बताइए। क्वेश्चन जहाँ पे भी लंबा लगे आप लोगों को तोड़ तोड़ के पढ़ लेना है और क्वेश्चन क्लियर होके आपके सामने आ जाएगा। तो क्या होना चाहिए 15 का आंसर, जल्दी से बताइए। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। उनको ऐसा वातावरण प्रदान करना जिससे कि वह क्या कर सब कुछ सीख सके खुद से ही। तो कहानी और कविताओं के माध्यम से बहुत अच्छे से वो सब कुछ क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। उनके लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान कर दिया गया है, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 पे। क्वेश्चन 16 का बताइए क्या होना चाहिए, पढ़िए क्वेश्चन को पढ़िए, पूरा क्वेश्चन नहीं है ये, अभी इसके ऑप्शंस और आगे हैं, ठीक है। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। तो कुएं में पानी के सूखने का क्या कारण हो सकता है, पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाती है और बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले इस कुएं में पानी हुआ करता था, परंतु अब यह पूर्णतः सूख गया है। तो ऑप्शन अब इसके पढ़िए, बताइए। ऑप्शन 1 है पेड़ों से कुएं तथा उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, ये ऑप्शन 1 हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। देखिए, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, या फिर प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए, बताइए आप लोग, इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2। 1 और 2 क्यों, क्योंकि सीमेंट के ढक जाने से जो पानी है वो रिस्क करके नीचे नहीं जा पाएगा और जल का स्तर क्या होगा, काफ़ी नीचे चला जाएगा, जिससे कि जिससे कि क्या होगा, कुआं सूख जाएगा। और बोरिंग पंप की वजह से, देखिए बोरिंग पंप की वजह से क्या होता है कि जल का स्तर जो होता है, बोरिंग पंप से अगर हम जल का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो जल का स्तर काफ़ी नीचे चला जाएगा, और जब जल का स्तर नीचे चला जाएगा तब तो कुआं तो सूख ही जाएगा ना, क्योंकि काफ़ी नीचे से बोरिंग पंप पानी को खींच लेता है। तो बोरिंग पंप लगना भी एक मुख्य कारण है कुएं के सूखने का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि 1 और 2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पे ये है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, बताइए इसका क्या होना चाहिए। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, 4 ऑप्शन पढ़िए। बगुला तथा भैंस में सजीवी का संबंध है, मनोरंजन के लिए बैठता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, या बगुला भैंस को डराना चाहता है। क्या ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। सहजीवी संबंध को बहुत याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है ना। सहजीवी संबंध को काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा। तो बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है क्योंकि उन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, सहजीविता का संबंध होता है। वह उसको भोजन भी प्रदान करता है ना, भैंस की पीठ पे जो कीट होते हैं उसको क्या करता है, बगुला खा लेता है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ से। क्वेश्चन 18 आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है। जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है, बताइए, जो पौधों के लिए नहीं है। ऑप्शन ए है भोजन भंडारण संचित करना, ये तो जड़ का काम है ही है। पौधों को सहारा देना, बिल्कुल जड़ ही करती है। खनिज तथा जल का अवशोषण करना, ये भी पौधे की जड़ ही करती है ना, खनिज तथा जलों का अवशोषण कौन करता है, जड़ ही करती है। ह्यूमस उपलब्ध कराना, ये ऑप्शन जो है ये जड़ का नहीं कार्य होता है। ह्यूमस उपलब्ध कराना ये जड़ का कार्य नहीं होता है। ह्यूमस क्या होता है पता है, कार्बनिक पदार्थ जो मिट्टी में संचित रहते हैं वही ह्यूमस कहते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है काफ़ी, ठीक है। जिस मिट्टी में जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा वो उतनी ज़्यादा उर्वरक होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 की तरफ। टूटता तारा या उल्का क्या है। टूटता तारा या उल्का है, ऑप्शन ए है एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है, या उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है।
जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, यानी कि उल्काब जो पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। क्यों आग पकड़ लेता है? क्योंकि जैसे ही पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो घर्षण के कारण उसमें क्या होती है, आग लग जाती है। ठीक है, घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी करेक्ट, 19th का हो गया ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 देखिए आपकी स्क्रीन पे ये है। कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए और इसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ये आप सभी ने स्कूल के प्रोजेक्ट वर्क में किया होगा कभी ना कभी, जल्दी से बताइए। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर करने का अवलोकन करना, कि किस पत्ते की ज़्यादा ऊंचाई होती है, उसका गंध कैसा होता है, ठीक है ना, और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना सिखाना चाहती है वो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 की तरफ। 21 आपकी स्क्रीन पे ये है, पढ़िए इसको अच्छे से। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? आप अगर पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हो तो निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, उसके लिए बताइए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ये हैं, पढ़िए चारों ऑप्शन को और बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। क्या करना? सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। करेक्ट हो गया यहाँ तक। जब तक पर्यावरण आप नहीं प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से नहीं जोड़ पाओगे तब तक आप पर्यावरण अध्ययन नहीं पढ़ा सकते हो सही से, ठीक है ना, क्योंकि उसको अपने पर्यावरण के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी वो पर्यावरण पढ़ने में इंटरेस्ट ले पाएगा। अब तो सारे जगह ईवीएस को इंपॉर्टेंट भी कर दिया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 22 की तरफ। 22 आपकी स्क्रीन पे ये है, पढ़िए। वनों के महत्व का क्या कारण है? वनों के महत्व का क्या कारण है? इसमें आपको हम बता सकते हैं, आपका ऑप्शन लग रहा होगा सी, पर आपका ऑप्शन सी नहीं करेक्ट है। वनों के महत्व का कारण पूछा गया है ना, तो वनों के महत्व का कारण क्या होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि ग्रीन गोल्ड, यानी जिसको क्या कहते हैं, हरा सोना भी कहते हैं। यही वनों के महत्व के कारण होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 23 आपकी स्क्रीन पे ये है। इसका आंसर सबको पता होगा, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? अपमार्जक क्या होता है पता है? अपमार्जक वो होते हैं जो मृत पदार्थों को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो अपमार्जक के रूप में कैसे होते हैं वो? क्योंकि पृथ्वी को क्या करते हैं, स्वच्छ भी तो बनाते हैं, मृत सड़े गले मृत पदार्थों को खा करके अपना भोजन कर लिए वो, तो पृथ्वी तो भी तो स्वच्छ कर रहे हैं वो, तो इसलिए इसमें क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। तो ये जीवाणु और कवक होते हैं। जीवाणु और कवक को क्या कहते हैं, पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 24 पढ़िए। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए जल्दी से, काफी फेमस क्वेश्चन। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है ये? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन 25 लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा। डेसिबल निम्नलिखित में से किसके मापने की इकाई है? डेसिबल निम्नलिखित में से किसके मापने की इकाई है? बताइए जल्दी से, इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए? तो डेसिबल निम्नलिखित में से ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, ध्वनि की तीव्रता मापने का है ये। ठीक है, और 80 डेसिबल से 80 डेसिबल, डेसिबल को हम लोग ऐसे लिखते हैं डीबी, शॉर्ट फॉर्म है स्मॉल डी और बी। ठीक है, 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। ठीक, तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है, सभी तक पहुँचाइए वीडियो, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखते रहिए, आपका बहुत अच्छा रिविजन होगा। थैंक यू सो मच।